हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज आपके लिए क्लास 6 का सोशल साइंस का पेपर लेकर आया हूँ 2023 का। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का जो लास्ट ईयर आया था। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्लास 6 सोशल साइंस, सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 12 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के। आइए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैप द ब्लू कलर इज यूज्ड फॉर शोइंग। ब्लू कलर किस लिए यूज होता है? वाटर को शो करने के लिए। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ? अर्थ पर सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है? वो है मैरियाना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी? अरेबियन सी क्या है? इस तरीके से जो इंडिया का मैप है, ये जो है पोर्शन, दिस इज अरेबियन सी, ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो अरेबियन सी की तरफ जो नदी गिरती है उसका नाम बताना है। तो इन चारों में से नर्मदा वो रिवर है जो अरेबियन सी में गिरती है। फोर्थ, विच गुड इज नोन एज ब्लैक गोल्ड इन रोमन एम्पायर? रोमन एम्पायर में ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता था? ब्लैक पेपर को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हु वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन? इनमें से मैथमेटिशियन कौन था? कालिदास, सूरदास या आर्यभट्ट? हमें पता है आर्यभट्ट जो है वो मैथमेटिशियन थे। क्वेश्चन 6, पुराण वर रिटन इन विच लैंग्वेज? पुराण किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। 7th is, after how many years elections are held for पंचायत as well as for municipality? म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के लिए कितने साल बाद इलेक्शंस होते हैं? तो हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं। 5 years is the correct answer. 8th is, what are works of police? पुलिस के क्या क्या काम है? To inquire, to investigate या to take action on the cases within its area. Actually ये सारे काम होते हैं। So the correct option is D, all of these. क्वेश्चन 9th इज, हु वॉज तुलसी? एग्रीकल्चर लेबर थी, पुलिस थी, पटवारी थी या पंच थी? तो वो एग्रीकल्चरल लेबर थी। 10th क्वेश्चन इज, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। वो मैप्स जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं, थीमेटिक बोलते हैं या पॉलिटिकल बोलते हैं? तो वो थीमेटिक मैप होते हैं जो फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएंगे। क्वेश्चन 11th है, हु रोट हर्षवर्धन ऑटोबायोग्राफी? हर्षवर्धन की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी थी? वो लिखी थी बाणभट्ट ने, ठीक है। क्वेश्चन 12th इज, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ विलेज कल्पतु? उसकी मेन क्रॉप क्या थी? उसकी मेन क्रॉप थी पैडी। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनके हमको आंसर्स लिखने हैं। क्वेश्चन 13 है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप? मैप के 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो होता है डिस्टेंस, दूसरा होता है डायरेक्शन और तीसरा होता है सिंबल। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, ये 3 आपके कंपोनेंट्स हैं मैप के। 14th क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड किंग्स वांट टू कंट्रोल सिल्क रूट? अब किंग्स को क्या चाहिए? किंग्स को चाहिए पैसा, ठीक है। अब ये पैसा कहाँ से मिलेगा? जो ट्रेडर्स या जो व्यापारी जो सिल्क के लिए आ रहे हैं, तो उनका क्या करते हैं? उनसे टैक्सेस कलेक्ट कर लेना, ठीक है। एक तो टैक्स मिलेगा उनसे, दूसरा उनसे गिफ्ट्स मिलेंगे या ट्रिब्यूट्स मिलेंगे, है ना। ये सब कब मिलेगा? अगर जो किंग है वो सिल्क के रूट को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि अगर फिर उनको सिल्क के लिए जो है रास्ता का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, और रास्ता इस्तेमाल करने के लिए उनको टैक्स भी भरना पड़ेगा, गिफ्ट्स भी देने पड़ेंगे, ट्रिब्यूट्स भी देने पड़ेंगे। 15th, राइट शॉर्ट नोट अबाउट आयरन पिलर एट दिल्ली। अब जो दिल्ली में जो आयरन पिलर है, पहली बात तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल एग्जाम्पल है कि हमारा जो इंडिया का क्राफ्ट था पुराने टाइम में वो कितना ज़बरदस्त था। अब वो जो पिलर है ये लगभग 7.2 मीटर हाई है, इतना ऊंचा है ये, और इसका वेट लगभग 3000 टन्स के बराबर है। 3000 टन्स, ओके। ये कब बना था? ये लगभग 1500 ईयर्स पहले बना था, और इसलिए ये रिमार्केबल इसलिए है क्योंकि 1500 साल से होने के बावजूद भी आज तक इस पे जो है रस्ट नहीं लगा है। ये रस्ट फ्री है, इस पे आज तक जंग नहीं लगी है, इसीलिए ये बहुत ही रिमार्केबल है। 16th है, व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ पंचायती राज? पंचायती राज में
जो 3 लेवल है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है ग्राम पंचायत, दूसरा है आपका पंचायत समिति, और तीसरा है आपका जिला परिषद। ठीक है, तो ये 3 आपके लेवल्स हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 17th है, हाउ डू वुमन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। न्यू लॉ कौन सा है? न्यू लॉ है जो 2005 में जो एक्ट बना है, 2005 में जो एक्ट बना है, इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट भी कहा जाता है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, इसको न्यू लॉ कहा जाता है। अब इस लॉ से क्या फ़ायदा हुआ है वीमेन को, कि अब जो वीमेन हैं उनको फैमिली के प्रॉपर्टी में, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर घर हो, मकान हो, प्रॉपर्टी हो, उसमें अब उनको शेयर मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले वो शेयर सिर्फ घर के लड़कों में बंट जाता था बराबर, लेकिन इस लॉ के बाद अब वीमेन को भी उस शेयर में से हिस्सा मिल सकता है। और ये जो लॉ है ये सभी स्टेट्स और सभी यूनियन टेरिटरीज में लागू है। ठीक है, वो अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी और लैंड में से अब शेयर ले सकती हैं, कौन? वीमेन। 18th, list 3 ways in which work of a municipal corporation affects the life of a city dweller and your life। और हमें उन 3 तरीकों को बताना है जिसमें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, वो क्या ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से सिटी में रहने वाले जो लोग हैं या आप खुद हो, आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो पहला तो ये है कि जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, ये सारे काम क्या है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काम है, इनकी देख रेख करना। अच्छा, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो सकता है ट्रैफिक। ट्रैफिक को कंट्रोल करना भी किसका काम है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वही देखती है ट्रैफिक को। तीसरा गार्बेज, है ना, कूड़ा। आपने देखा होगा वो सुबह पहले वो एक वो आता है, देश का उद्धार करना है, स्वस्थ भारत का इरादा, है ना, वो जो वो गाड़ी आती है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ही आती है, तो गार्बेज कलेक्शन भी उन्हीं का है। इसके अलावा और आप देना चाहो तो जैसे वाटर की सप्लाई हो गई, है ना, ये भी वहीं से आती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो आपके घर में या आपके आस पड़ोस में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट होता है उससे। 19th क्वेश्चन देखिए, What are different non-farming activities done by the people of कलपट्टू विलेज? अब कलपट्टू विलेज जो है उसके फार्मिंग के अलावा दूसरे कौन कौन से काम वहाँ के लोग करते हैं, ये हमें बताना है। तो पहला तो ये है कि वहाँ के लोग बास्केट्स बनाते थे, ये आप सबको पता है। और इसके अलावा क्या करते थे? इसके अलावा वहाँ पर लोहार थे जो लोहे का काम करते थे, उनको हम ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ। इसके अलावा और क्या करते थे वहाँ के लोग? ब्लैक स्मिथ के अलावा शॉपकीपर्स थे, शॉपकीपर्स के अलावा और क्या काम करते थे वहाँ पर? नर्सेज थी, राइट, नर्सेज, और वॉशरमैन, धोबी, और टीचिंग। तो ऐसे 5-6 काम हैं जो वो लोग फार्मिंग के अलावा भी किया करते थे। 20th क्वेश्चन है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया है, आइए इसको रीड करते हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये मैप है इंडिया का, राइट। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, यहाँ पर आपको सी दिखाई देगा, एंड बिल्स ऑन द अदर। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were first to come here. The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, and he is credited with bringing Christianity to India. Christianity को वही जो है लेकर यहाँ आए थे। Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who traveled here a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that
They were highly respected community. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called Chinawala. Even the utensils used for frying is called the Chinachatti, and it is believed that the word Chin could have come from China. Okay, so first question is Kerala is located in which part of India? अभी हमने ऊपर पढ़ा केरला जो है वो साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज चीना चट्टी? तो हमने देखा कि वो यूटेंसिल जो फ्राइंग में काम आते हैं, जो फ्राई करने के लिए काम आते हैं, उन वेसल्स को चीना चट्टी कहा जाता है. क्वेश्चन 3, हु इज क्रेडिटेड फॉर ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया? क्रिश्चियनिटी को इंडिया में कौन लाया? तो हमने अभी पढ़ा था कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, यहाँ पर कौन आए थे? यहाँ आए थे अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट और सेंट थॉमस. ये माना जाता है कि इन्होंने ही क्रिश्चियनिटी को इंडिया में बढ़ाया था. एक और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड और हीट जोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. आपको इस पिक्चर को रीड करना है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो आप जैसे यहाँ देख रहे हो, ये फ्रिजिड जोन है, ये नॉर्थ पोल है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आर्कटिक सर्कल है, ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टॉरिड जोन है, इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, साउथ टेम्परेट जोन है, अंटार्कटिक सर्कल है, फ्रिजिड जोन है, साउथ पोल है, और यहाँ पर कुछ डिग्रीज में दे रखा है. ठीक है. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्वेटर? ये रहा इक्वेटर. इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 0 डिग्री, इसकी वैल्यू है. सेकेंड इज इन विच हेमिस्फेयर द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड? आर्कटिक सर्कल ये है, ये रहा आर्कटिक सर्कल, और क्योंकि ये नॉर्थ रीजन में है, नॉर्दर्न पार्ट में है, तो हम बोलेंगे कि ये कौन से हेमिस्फेयर में है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर का मतलब है ये पूरा स्फेयर है ना, ये पूरा ये स्फेयर है, बॉल को स्फेयर बोलते हैं, और जब हम इसको आधा कर देंगे तो ये हेमिस्फेयर हो जाएगा. अब ये नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर है, ये साउथ वाला हेमिस्फेयर है, तो आर्कटिक सर्कल यहाँ है, इसलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है. थर्ड क्वेश्चन है What is the name of the zone lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn? अब Tropic of Capricorn तो ये रहा, रुको मैं इसको ब्लू करके दिखाता हूँ आपको. ये रहा Tropic of Capricorn, ये रहा, और Tropic of Cancer ये रहा. अब इनके बीच में जो जोन है, इनके बीच में जिस जोन का नाम लिया है वो है टॉरिड जोन. Question number 22, source based question है, Sanskrit and other languages. Sanskrit is part of a family of languages known as Indo-European. Some Indian language such as Assamese, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, Asian language such as Persian, and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian, Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. उन सबके words जो है common थे. यह हैं. Take the words मात्र. मात्र in Sanskrit is माँ in Hindi and mother in English. Other languages used in the subcontinent belong to different families. For instance, those used in Northeast belong to Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam, they all belong to Dravidian family. And the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to Austro-Asiatic family. चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट इज व्हाट आर द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द्रविडियन फैमिली? तो अभी हमने देखा द्रविडियन फैमिली में कौन कौन सी थी. ये रही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम. ये चारों जो है ये द्रविडियन फैमिली में इंक्लूडेड है. उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंग्वेज फैमिली ऑफ नॉर्थ ईस्ट?
तो नॉर्थ ईस्ट में हमें दिखती है, ये रहा, बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट में तिब्बतो बर्मन फैमिली। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज, संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या ये इंडो यूरोपियन से है? यस, इट इज ट्रू, क्योंकि वो लैंग्वेज जो है वो इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती है। Section D is long answer type questions. 3 questions are there, 5 mark each. Question number 23 is, write the names of the Chinese pilgrims and discuss the reason why they came to India. जो चीन से जो पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री आए थे उनके नाम क्या थे और वो भारत क्यों आए थे, ये हमें बताना है। तो जो 3 चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे उनका नाम था फायान, युआनज़ांग और आइजिंग। ये 3 अलग अलग टाइम पर इंडिया में आए थे। अब मेन बात है कि क्या रीज़न है, ये क्यों आए थे इंडिया। तो पहली बात तो ये कि ये सब अलग अलग टाइम पर इंडिया आए थे और ये उन जगहों पर गए थे, उन प्लेसेस पे गए थे जहाँ पर बुद्धा या उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ थी। ठीक है। और जितनी भी फेमस मोनेस्ट्रीज थी, ये लर्निंग सेंटर्स थे, लर्निंग सेंटर जैसे नालंदा हो गया, है ना। तो ये उन जगहों पर गए और इन्होंने वहाँ पर अपना टाइम बिताया। और जब ये वापस गए तो इन्होंने अपने साथ कुछ रिलीजियस बुक्स और ऐसी बुक्स जो बुद्धा से रिलेटेड थी वो अपने साथ वापस लेकर गए। तो ये कारण था इन तीनों के भारत आने का। इसी के साथ और में एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ ग्राम भोजक, व्हाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। अब ग्राम भोजक कौन था पहले वो जानिए। ग्राम भोजक जो सबसे बड़ा जो लैंड ओनर होता था उसको ग्राम भोजक बोला जाता था, लार्जेस्ट लैंड ओनर। अब उसके पास स्लेव्स भी होते थे, गुलाम भी होते थे और वो वर्कर्स को हायर भी करता था ताकि वो उसके लैंड पे कल्टीवेशन करे, फसल उगाए। और वो पावरफुल क्यों था? वो पावरफुल इसलिए था क्योंकि किंग जो है उसको बहुत सपोर्ट करता था, क्योंकि किंग को जो भी टैक्स मिलता था वो सारा टैक्स कलेक्ट जो करता था वो ग्राम भोजक ही करता था। विलेजर्स से, गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करके ग्राम भोजक जो है वो राजा को दिया करता था। और उसके दूसरे काम क्या होते थे, जैसे आजकल जो काम पुलिस और जज करते हैं ये सारे काम ग्राम भोजक ही किया करता था, मतलब फैसला करता था सबका। 24th है, इन व्हाट वेज इज अ परमानेंट एंड अ रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम कैजुअल जॉब, डिस्क्राइब। एक परमानेंट और रेगुलर जॉब एक कैजुअल जॉब से किस तरह से डिफरेंट है ये आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको पता होगा कि जो परमानेंट या रेगुलर जॉब वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको रेगुलर सैलरी मिलती है, वो भी हर महीने। सैलरी के अलावा उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे वो ओल्ड एज के लिए सेविंग्स कर सकते हैं, उनको हॉलीडेज़ मिलते हैं, अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती है, उन मेडिकल के बिल उनके रिम्बर्स हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो परमानेंट जॉब वालों की जो जॉब है वो सिक्योर है। लेकिन अगर हम बात करें कैजुअल वर्कर्स की तो उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर मान लो वो कोई शिकायत करते हैं कि उनको पैसा कम मिल रहा है या जहाँ पर वो काम कर रहे हैं वहाँ उनके सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनकी कंडीशंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा, तो जो मालिक होगा बड़े आराम से बोल देगा कि इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन लीव द जॉब, राइट। और इसके अलावा दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, है ना, काफ़ी लंबे टाइम तक वो जो है काम करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। और में क्वेश्चन है, व्हाट बेनिफिट्स डज सुधा गेट अलोंग विद हर सैलरी। अपनी सैलरी के अलावा सुधा को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक तो ओल्ड एज के लिए उसके पास सेविंग्स है, ठीक है। वो क्या करती थी कि अपनी सैलरी का जो है अपने एक किसी फंड में रखती थी गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास, और उससे उसको इंटरेस्ट मिलता था और उस इंटरेस्ट से वो जो है पैसा और बना सकती थी। सपोज करो अगर वो रिटायर होने वाली है अपनी जॉब से तो वो इस सारे पैसे को जो है पेंशन के रूप में बाद में ले सकती है। इसके अलावा और क्या होता था, सुधा को संडे की छुट्टी मिलती थी, नेशनल हॉलीडेज की छुट्टी मिलती थी, और शी ऑल्सो गेट सम डेज एज एनुअल लीव्स, जैसे कि कैजुअल लीव्स, ये इस तरीके से जो लीव्स मिलती है ना संडे और
नेशनल हॉलीडे के अलावा भी कुछ छुट्टियां परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिल जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटी, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती है। कैसे मिलती है? अगर उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो मेडिकल में जितना खर्चा आता है वो उसको मिल जाता है। और अगर वो खुद बीमार है और जा नहीं पाती है तो उसकी जो सैलरी है उसको काटा नहीं जाता। लेकिन अगर यही जॉब रेगुलर नहीं होती, कैजुअल होती, तो सैलरी कट जाती। 25th क्वेश्चन कह रहा है, नेम द मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की मेजर फिजिकल डिवीजन कौन कौन सी है? पहला तो है हिमालय, ठीक है। उसके बाद हिमालय के नीचे है नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, जहाँ पर गंगा है, यूपी वगैरह, ये जो एरिया है, दिस इज नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके अलावा डेजर्ट है ना, इंडियन डेजर्ट, ये हमें राजस्थान में मिलता है। पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन का मतलब क्या हो गया कि समुद्री तट इलाका, जो समुद्र का इलाका है, कोस्टल प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू क्या होता है, जिसे इस तरीके से अगर कोई पहाड़ है, पहाड़ी है, अगर हम उसको ऊपर से कट कर देंगे तो ये पोर्शन हट जाएगा। तो जो चीज़ हमें इस तरीके से मिलती है ना, दिस इज प्लेटू। ये जो चीज़ है ये प्लेटू है, जो ऊपर से फ्लैट है लेकिन आसपास की जमीन से वो ऊपर उठी हुई होती है, तो दिस इज प्लेटू। ओके। और क्या क्या बता दिया मैंने? हिमालयन माउंटेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, कोस्टल रीजन हो गया, और एक चीज़ बचती है आइलैंड। आइलैंड जैसे हमें पता है पोर्ट ब्लेयर वगैरह जो है, वो भी इंडिया का ही पोर्शन है, तो आइलैंड्स भी एक फिजिकल डिवीजन। इसके बाद लोकेट ऑन द मैप ऑफ इंडिया, आपको इंडियन ओशन दिखाना है, ये आपके साउथ में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके की जगह मिल जाएगा, ये इंडियन ओशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है बीच में से, वो आपको देखने पर दिख जाएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहाँ पर दिखेंगे आपको नीचे कहीं पे। उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, और वो स्टेट जिसमें आप रहते हो, राजस्थान, या जो भी आप स्टेट में रहते हो वहाँ का आप, ये सब आप मैप पे दिखा दोगे। तो अभी के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए, एंड फ्रॉम माय साइड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड कीप सपोर्टिंग हेलो अध्यापक।